रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। जनता को आतंकित करना, परेशान करना और भयभीत करना ताकि जनता कुछ बोल न सके और हम अपने मनमानी करते रहें। मुख्य उद्देश्य यह है और यही संभल की घटना के पीछे पूरा सार है। ऐसा है, आज का जो मोबाइल है वो मल्टीपर्पज़ वाला है। लोग जेब में रख लेते हैं और उसकी वीडियो बनती रहती है। ये चुनाव नहीं हुआ, ये तो लूट खसोट हुई है और डांका हुआ है, जानबूझ के किया है। पुलिस को कब अधिकार दे दिया है तुम पर्चियाँ चेक करोगे। जब 1951 में संसद के द्वारा एक कानून बन गया कि 47 से पहले जो धार्मिक स्थल हैं वो यथास्थिति यूँ ही बनी रहेंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे कोई भी धर्म का व्यक्ति। और ये कानून संसद द्वारा बना, पास हुआ। आज भी ये कानून बना हुआ है, आज भी अमल में है। आप ये बताइए कि उस कानून के विपरीत जो जज फैसला दे रहा है, उस जज के खिलाफ जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। सबके लिए मोबाइल अलाउ करना चाहिए। तो इसीलिए तो ये जो है इन्होंने जो नियम बनाए हैं कि वहाँ पर जो मोबाइल तो इसलिए नहीं लिया ना देते हैं कि जो कुछ गड़बड़ करना वो कर दे रहे हैं मनमानी। भाई आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने वक्तव्य के द्वारा बता ही दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव नहीं हुए बल्कि एक तरह से जो है डकैती डाली गई है, ज़बरदस्ती जो है इनको जो है जनता के हकों पर डाका डाला गया है। जाहिर है बहन जी ने जो बयान दिया है उनका इशारा आदरणीय भाई चंद्रशेखर जी की तरफ था। तो जो उन्होंने सवाल किया है भाई चंद्रशेखर जी के लिए, तो ये सवाल उन पर भी तो लागू होता है। जहाँ जहाँ जो फेमस मैसेज हैं उनके नीचे वो बता रहे हैं कि हमारा राम मंदिर है, कृष्ण का मंदिर है और जगह जगह झगड़ा कराने के लिए, और वहाँ पुलिस मूक दर्शन बनी रही। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बोरसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा में आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के प्रदेश संगठन मंत्री श्याम प्रकाश बोधी जी के यहाँ पर, और आज हम वार्तालाप करेंगे उत्तर प्रदेश और भारत के कुछ विषयों को लेकर। और जिस प्रकार से भारत देश में और उत्तर प्रदेश में जो आए दिन कुछ वारदातें भी हो रही हैं, घटनाएं घटित हो रही हैं, उन पर भी श्याम प्रकाश बोधी जी की राय जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले जो आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। सर, सबसे पहले हमारा ये सवाल है कि जो उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके देखते हुए आपकी जो आज़ाद समाज पार्टी काशीराम है उसके क्या स्थिति है, और आगे चल के जो अब चुनाव आने वाला है इसको हम जैसे कि उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि ये सेमीफाइनल था, अब आने वाले समय में आप क्या स्थिति है आपकी, जो उसके बारे में आप जानकारी दीजिए। उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए हैं उससे संबंधित आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने वक्तव्य के द्वारा बता ही दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव नहीं हुए बल्कि एक तरह से जो है डकैती डाली गई है, ज़बरदस्ती जो है इनको जो है जनता के हकों पर डाका डाला गया है। जैसा कि जो है जहाँ आज़ाद समाज पार्टी जो जीतने की स्थिति में थी, मीरापुर विधानसभा और कुन्नर की जो सीट है, वहाँ पर जहाँ पर मुस्लिम समाज 60% की आबादी थी और दलित समाज की आबादी थी, दोनों की मिलाकर के जो 80% आबादी थी, और अन्य पिछड़े वर्ग की भी इसमें जो सहभागिता थी, जो आज़ाद समाज पार्टी जुड़े हुए। तो जब ये देखा
कि यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी जीतेगी, तो इस तरह का आतंक फैलाया कि उनको वोट ही नहीं डालने दिया। ये आज़ादी के मतलब लगभग जो है 75 सालों के जो है बाद हमने पहली बार देखा कि बैरिकेडिंग लगा दी गई। बॉर्डरों पर पुलिस जो है रिवॉल्वर तान रही है और खदेड़ रही है। बैरिकेडिंग लगा कर कहाँ चुनाव होते हैं जो है, जहाँ किसी जनता को अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करने दिया जाएगा। तो इसके उपरांत भी इसके बावजूद आज़ाद समाज पार्टी ने अपनी उपस्थिति जो है, क्योंकि अभी आज़ाद समाज पार्टी तो अभी नई नवेली पार्टी है और देश के 85% जो समाज है, बहुजन समाज है, उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए तत्पर है और अपनी उपस्थिति बढ़िया तरीके से जो है दर्ज कराई है और आने वाले चुनावों के लिए आगे की तैयारी है। सर, जो उपचुनाव हुआ उसको देखते हुए जो हमारे पास जो वीडियो सोशल मीडिया पे या मीडिया पे दिखाई जा रही हैं कि मोबाइल को भी मतलब पहले से ही बंद कर दिया, मोबाइल को ले जाने नहीं दिया। अगर आपके जो चुनाव आयोग का कार्य जो सही से चल रहा है तो मोबाइल ले जाने में क्या दिक्कत है? इस पर क्या कहना चाहिए कि मोबाइल तो ले जाना चाहिए, मतलब जो कक्ष होता है, जो चुनाव कक्ष, वहाँ उससे थोड़ा दूर तक तो ले जाना चाहिए। और चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है जो है, अब चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइंस बनाई है जो है इस पर तो वो तो सबके लिए लागू होना चाहिए, सबके लिए नियम होना चाहिए। नहीं, नियम तो सबके लिए होना चाहिए, लेकिन जो जनता की एक जो आज़ादी होती है उसको देखते हुए तो मोबाइल ले जाने में क्या दिक्कत है? अगर आपका काम सही से हो रहा है तो मोबाइल में क्या दिक्कत है? नहीं, मोबाइल ले जाना चाहिए। हाँ जब पारदर्शिता है जी, हाँ तो मोबाइल ले जाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, जी, सबके लिए मोबाइल अलाउ करना चाहिए। तो इसीलिए तो ये जो है इन्होंने जो नियम बनाए हैं कि वहाँ पर जो मोबाइल तो इसलिए नहीं ले जाना देते हैं कि जो कुछ गड़बड़ करना वो करते रहें, जो मनमानी ये। और सर, अगला सवाल ये है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर आपने और हम लोग न्यूज़ में या आप लोगों ने जानकारी मिलती रहती है, एक महीना जब गुजरता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई वारदात हो जाती है, दंगा हो जाता है, जैसे कि जो संभल में हुआ। संभल की जो घटना को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? संभल की घटना तो एक सोची समझी साजिश के अंतर्गत हुई है। आप ये बताइए, जब 1951 में संसद के द्वारा एक कानून बन गया कि 47 से पहले जो धार्मिक स्थल हैं वो यथास्थिति यूँ ही बनी रहेंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे कोई भी धर्म का व्यक्ति। और ये कानून संसद द्वारा बना, पास हुआ, आज भी ये कानून बना हुआ है, आज भी अमल में है। आप ये बताइए कि उस कानून के विपरीत जो जज फैसला दे रहा है तो उस जज के खिलाफ जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, करनी चाहिए भाई। जो प्रभावित पक्ष है उन्हें करनी चाहिए। अब ये सोची समझी तो साजिश यूँ, इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि उसी दिन तो जो है कोर्ट में केस फाइल किया, दूसरा पक्ष बुलाया भी नहीं। जिस दिन जो है केस फाइल किया उसी दिन एक तरफ की बात सुन करके और सर्वे का आदेश दे दिया और जो है उसी दिन सर्वे हो गया। ये सर्वे की टीम पहले से तैयार बैठी थी। तो इस साजिश में आप समझ रहे कौन कौन शामिल है भाई? आप इसमें जो है और जो है सोची समझी रणनीति के तहत जो दंगा हो गया। दंगा हो गया तो हिंदू मुस्लिम जो मुद्दा है उसको तो जो है विशेषकर भारतीय जनता पार्टी हर समय जो है जिंदा रखना चाहती है। इस आधार पर एससी और बीसी के जो लोग हैं
वो धर्म के आधार पर इनसे जुड़े रहें, वह उनमें वैज्ञानिक सोच पैदा ही न हो, वो अपने जो है अधिकारों के प्रति और अपने जो है राजनीति के उनमें चेतना ही पैदा न हो। तो ये सोची समझी रणनीति के तहत वो तो इस मुद्दे को जो है बनाए रखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आए दिन कराते रहते हैं। सर, जिस प्रकार से जो कोड है हमारे देश के, वो जैसे आदेश कर देते, जैसे हिंदू पक्ष का भी करता है कि इसमें हमारा वो है, क्या नाम है, हक, या इसके नीचे मंदिर के, मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो कोर्ट हाल आदेश कर देता है उसके सर्विस के लिए। और जैसे कि कुछ बुद्धिस्ट लोग भी कह रहे हैं कि जहाँ पे जो मंदिर बने हुए हैं उनके नीचे हमारे बुद्ध विहार वगैरह और बुद्धिस्ट जो कल्चर के जो अवशेष वगैरह हैं वो दबे हुए हैं, तो उसके लिए भी तो कोर्ट को भी तो याचिका, क्या नाम है, उनको सर्वे के लिए आदेश करने चाहिए। जाय अमित जी, जब ये कानून बन चुका है 1951 में, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो जज जो है कानून के विपरीत जो फैसला दे रहा है उस जज के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है उस जज के खिलाफ जो है संविधान में कानून है जजों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए। उस जज के खिलाफ बहुत से जजों के खिलाफ कार्रवाई हुई है भाई, बहुत से जजों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनके खिलाफ FIR हुई है, जेल भी गए हैं जज जो है। तो ये जब 1951 कानून के विपरीत जो जज ने फैसला दिया है और उसके फैसले के कारण जो है दंगा हुआ है, शांति भंग हुई है, 4-5 लोगों की उसमें जाने गई हैं, तो उसका तो जो उस रणनीति का जो और उस साजिश का हिस्सा है जो वो तो वही वो कैसे बच सकता है जो कानून के विपरीत फैसला दे रहा है जज। दूसरा जो है, जो आपने कहा है कि बौद्धों के जो अवशेष हैं, बौद्धों के जो मंदिर हैं, तो वही ये जज जो है पहले से ही ये क्या को देंगे जो है, अगर तुम्हें सर्वे कराना है तो मंदिर और मस्जिद को सबका कराओ। अगर उस 1951 कानून को नहीं मानने हो तो सबका सर्वे कराओ, प्रत्येक मंदिर का, प्रत्येक मस्जिद का, तो मालूम पड़ेगा कि जो है मंदिर तुम्हारे कौन से सन में बने। हर मंदिर के नीचे जो है बौद्ध अवशेष निकलेंगे। तमाम जो बुद्ध विहार थे, तमाम भगवान बुद्ध के जो मंदिर हैं उनको जो है हिंदू मंदिरों में कन्वर्ट कर दिया है। और ये जब अयोध्या का प्रकरण चल रहा था तो यहाँ पर जो अवशेष निकले जो खुदाई में, वो सम्राट अशोक और गौतम बुद्ध के अवशेष निकले जो है। वहाँ पर बौद्ध धर्म के जो बौद्ध अनुयायियों ने जब ये हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, उनकी वो खारिज कर दी, वो खारिज कर दी और जो है उनको जुर्माना लगा दिया जी। हाँ, तो ये क्या है, ये जो है ये तो जो है कोई जो मन में आए वैसा कानून बना दे भाई। संविधान के अनुसार जो कानून है उसके अनुसार तो न कोई जज दबाव में, अब सत्ता के दबाव ही कहो है या वो सत्ता से प्रभावित है जो है, कोई कानून के हिसाब से तो कोई जजमेंट आ नहीं रहे जो है। जो इससे क्या है कि देश अस्थिर हो रहा है वह, और देश में जो है खतरे के जो बादल मंडरा रहे हैं। जो देश जो हमारे देश जब आज़ाद हुआ था तो देश के करदाताओं ने जो सपना देखा था उस सपनों को ये चकनाचूर कर रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं भाई। जो है राम राज्य, यही तो राम राज्य है। राम राज्य का मतलब ये है असमानतावादी राज्य। मैं तो जो है प्रमाण के साथ कहता हूँ, जो है ये राम राज्य की ये जो बखान करते हैं, तो राम राज्य में यही तानाशाही तो थी और मेरे पास प्रमाण है उसके, मेरे पास ये राम राज्य में शूद्र सम्मुख ऋषि जो निर्दोष थे जो है वो तपस्या कर रहे थे, तो वो उनको इसलिए कत्ल कर दिया कि जो है तुम्हें तपस्या करने का अधिकार ही नहीं है, और ये राम के द्वारा किया गया। तो ये क्या है, ये तानाशाह शासन तो है भाई। ये तानाशाह प्रजातंत्र कहाँ है ये, या तुम किसी को सामने वाले को अपनी बात रखने का मौका नहीं दे रहे हो, तो जो यही तानाशाह है वो अब चल रहा है। सर, जो 26 नवंबर निकल के गई है उसको देखते हुए जो संविधान दिवस हमारे भारत में भी और विश्व में भी कई जगह पे मनाया गया जो संविधान समर्थकों के द्वारा, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना ज़रूरी है हमारा संविधान, जिसके कारण जो हमारा देश उन्नति या प्रगति की ओर चल रहा है, और कुछ लोग इसको मतलब
हटाने की कोशिश करते हैं या बदलने की राय रख रहे हैं, उसको देखते हुए क्या कहना चाहेंगे कि जो हमारा वर्तमान का जो संविधान है उसका कितना महत्व है हमारे लिए, हमारे भारत देश के लिए? देखिए, संविधान भारत का इतना सुंदर और इतना प्रजातांत्रिक, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का, आज़ादी का जो अधिकार देता है, विशेषकर जो है महिलाएं इस देश की, सबको बराबरी का अधिकार देता है। इतना जो है सुंदर संविधान किसी भी देश का नहीं है। और अन्य जो प्रजातांत्रिक देश हैं, जो बड़े बड़े देश हैं, आज भी वो भारतीय संविधान की सुंदरता की और भारतीय संविधान की जो है तारीफ करते हैं। नहीं, और वो जो भारतीय संविधान के रचयिता थे, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ये उनकी धरोहर है। और वह इस देश की, बाबा साहब ने इस देश को जो है, ये देश जो है हज़ारों सालों तक गुलाम क्यों रहा, उस स्थिति को समझा बाबा साहब ने कि किस कारण से ये गुलाम रहा। तो उन सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान का उन्होंने जो निर्माण किया है कि यह देश मजबूत किस प्रकार से रह सकता है, एक कैसे रह सकता है कि कोई भी देश इस पर जो है आकर के दोबारा से फिर ना जो है इस पर जो कब शासन कर ले। तो इससे पहले तो कोई संविधान था नहीं। वो संविधान था वो राजा महाराजाओं के थे जी, उन्हीं की तानाशाही या असमानता जिस प्रकार से वो चाहते थे उस। और अधिकतर तो अपने परिवारों के लोग लड़ते रहते थे आपस में। हाँ हाँ हाँ, तो इसलिए भारतीय संविधान की ये खूबी है कि आज सारे जो है सरकारी ऑफिसों में, विद्यालयों में और जगह जगह आज भारतीय संविधान जो दिवस 26 नवंबर को जो मनाया गया, तो इसके लिए तो हम सबको बधाई देते हैं। और हमें ये गर्व होता है कि हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान को आज भारत का जन जन उसे स्वीकार करता है और अपने को गर्व महसूस करता है। और जो है बाबा साहब ने कहा था, और सब जानते हैं कि संविधान जब ही खूबसूरत है जब इसके शासक जो है देश के, उसको चलाने वाले ईमानदार हों, बढ़िया हों। अब संविधान की आप शपथ लो और आप संविधान को एक कोने में रख दो और पुरानी आपकी जो असमानता की जो मानसिकता है उस हिसाब से देश को चलाएं, तो अस्थिरता फैलेगी देश में, लड़ाई दंगे होंगे, मारकाट होगी। तो जो है शासक जो है, शासक भी ईमानदार हों, बढ़िया हों, उनकी विचारधारा ठीक हो, तो संविधान बढ़िया है। और वो शासक जब बढ़िया हो सकते हैं जब देश की जनता बढ़िया हो। शासक अगर संविधान के प्रति जवाबदेह नहीं है और अपनी मनमानी कर रहा है, तो इसीलिए ये 5 साल बाद बाबा साहब ने अधिकार दिया संविधान में कि अगर कोई शासक जो गड़बड़ करता है, संविधान के अनुसार नहीं चलता है, तो जनता उनको जो है बदल दे, उनको हटा दे, दूसरों को मौका दे। हर शासक जो है संविधान के प्रति ईमानदार रहे। सर, जिस प्रकार से जो प्रेस वार्ता की थी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी के द्वारा, उन्होंने एक बयान दिया था कि जिस प्रकार से जो कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो गाड़ियों से चल रही हैं या हेलीकॉप्टरों के द्वारा जो उनके जो लीडर हैं वो चुनाव यात्राएं कर रहे हैं, तो उनके पास ये व्यवस्था कहाँ से आ रही हैं? तो इसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी के द्वारा ये बयान दिया गया है और उनके पास भी वीआईपी ऐसी व्यवस्था रहती है, तो इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? जाएगा बहन जी ने जो बयान दिया है उनका इशारा आदरणीय भाई चंद्रशेखर जी की तरफ था। तो जो उन्होंने सवाल किया है भाई चंद्रशेखर जी के लिए, तो ये सवाल उन पर भी तो लागू होता है जी। जब जो है वो राजनीति में आई थी
तो मायावती जी की क्या हैसियत थी। उनके पिताजी एक बाबू थे, बादलपुर में घर कैसा बना हुआ था इनका। राजनीति में रही मानवर कांशीराम के साथ, जब तक इनके ये आय का स्रोत नहीं बढ़ा। और मुख्यमंत्री बनते ही मतलब जो आय की जो वर्षा कैसे होने लगी, वो कौन सी जो है आमदनी का जरिया, वो कौन सा वो है पेड़ है कौन सा पेड़ था कि मुख्यमंत्री बनते ही दौलत जो है मायावती जी पर आने लगी। इसके बारे में तो बहन जी को बताना चाहिए। चंद्रशेखर के बारे में तो आप बता रही हैं भाई, चंद्रशेखर के बारे में, अरे वो तो जो उनके समर्थक जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी जो बहन जी ने छोड़ दी है, मानवर कांशीराम साहब की आइडियोलॉजी जो बहन जी ने त्याग दी है। बहुजन समाज, मानवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज बनाया, बहुजन समाज के नाम पर पार्टी बनाई, बहन जी ने उनको जो है सर्व समाज कर दिया। तो अब सर्व समाज ने उनको जो है ऐसा उनका साथ दिया कि सर्व समाज ने उन्हें जो अल्पजन में कर दिया। तो अब वो जब आप जो भूल चुकी हैं मान्यवर साहब और बाबा साहब की आइडियोलॉजी को, जो देवराव फुले जी की, साहू महाराज की आइडियोलॉजी को भूल चुकी हैं, रामास्वामी नायकर जी, रामास्वामी जो नायकर साहब थे, उनकी आइडियोलॉजी को भूल चुकी हैं। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है उस आइडियोलॉजी को उन्होंने आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपको तो वो सहयोग करना चाहिए, खुश होना चाहिए कि चलो भाई अब आप जो है नहीं हो पा रहा है, आप पर तो समाज में से कोई नौजवान आया है कोई विचारधारा का, तो उसको सहयोग करना चाहिए। अब उनके जो है वो लाखों करोड़ों उनके जो है फॉलोवर हैं, उनके समर्थक हैं, तो क्या आपके लिए जो व्यवस्था करते थे गाड़ियों की, हेलीकॉप्टरों की, तो क्या कार्यकर्ता जनता भाई चंद्रशेखर जी के लिए नहीं कर सकती हैं गाड़ियों की और हेलीकॉप्टर की व्यवस्था? तो ये तो जो है भाई चंद्रशेखर जी का आप घर देख लो आज भी। सर, जिस प्रकार से जो उत्तर प्रदेश के अंदर आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जो कि दंगे के रूप में दिखाई देती हैं, और जिसमें कि सरकार बोलती है कि हमारा शासन जीरो टॉलरेंस पे चल रहा है और सारी व्यवस्थाएं सही चल रही हैं। इसी समय जो संभल में जो एक घटना घटित हुई, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? भाई हमारे सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। जहाँ तक संभल की गई घटना की बात है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक षड्यंत्र है, प्रशासन का षड्यंत्र है, और ये जानबूझ कर किया गया काम है। संभल की घटना अनावश्यक नहीं हुई है, एक आवश्यकता के अनुसार उन्होंने की है, और इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो जज साहब का है, आदित्य सिंह का। ये पहली इंडिया में घटना है कि एक जज के यहाँ दरखास्त लगी, उसने 1 घंटे बाद जजमेंट दे दिया और उस पर उसकी इंक्वायरी सेटअप करा दी और जांच के लिए दल भी भेज दिया। प्री प्लान, ये प्लांट किया हुआ योजना है। और वो शाम को एक कमिश्नर नियुक्त कर दिया। एक वकील जैन साहब जा रहे हैं, किसी ठाकुर पंडितों को नहीं किया उन्होंने, जैनों को किया जो माइनॉरिटी में आते हैं। जैन साहब जा रहे हैं और कोई तैयारी नहीं है, उसमें पुलिस का और डीएम का सबका हाथ है, और पीछे से भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग जा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगाते जा रहे हैं। उन्होंने दंगा करना था। कारण तो सबको ये पता है कि उन्होंने हरियाणा में जो किया, जो 20 सीटें उन्होंने हराई कांग्रेस वालों की या इंडिया गठबंधन की, और उसमें 99% बैटरी चार्ज थी। वो मामला था, वही पैटर्न उन्होंने निभाया महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में उन्होंने बीजेपी ने पूरी सरकार बना ली। और वो भी वहाँ ऐसे ही हुआ
99% बैटरी चार्ज थी। जब ये मामला खुला और ज़्यादा दंगा हुआ और एक गांव में जो गांव वाले जो दंगा कर रहे हैं, एक गांव में 70% लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस का 0 वोट निकला है उसमें। तो ये पोल खुली तो इन्होंने, और इन पर कुछ बना नहीं है हिंदू मुस्लिम के अलावा, इन्होंने उस पर मस्जिद पे दंगा करवा दिया। अब दंगे में सारे विपक्ष के लोग और मीडिया के लोग सब लोग उसमें खप जाएंगे, महाराष्ट्र को हरियाणा को भूल जाएंगे। ये प्री प्लान है उनका और ये इन्हीं में माहिर हैं। इन्हें कोई काम धाम करना नहीं है, हिंदू मुस्लिम करना है। सर एक सवाल और है, जिस प्रकार से जो उपचुनाव हुए थे उसको देखते हुए जो मोबाइल आगे तक जो बूथ वो होता है केंद्र, वहाँ तक नहीं ले जाने दिया और कल लगभग 500 मीटर और की दूरी पर ही वो मोबाइलों को रखवा दिया। अगर चुनाव आयोग का जो निर्वाचन जो चल रहा है सही से, तो मोबाइल से क्यों डर रहे हैं ये लोग? ऐसा है, आज का जो मोबाइल है वो मल्टीपर्पज़ वाला है जी लोग जेब में रख लेते हैं और उसकी वीडियो बनती रहती है। जी। ये चुनाव नहीं हुआ, ये तो लूट खसोट हुई है और डांका हुआ है, जानबूझ के किया है। पुलिस को कब अधिकार दे दिया गया तुम पर्चियाँ चेक करोगे या वो क्या नाम उनके सबूतों को देखोगे, आईडी कार्ड वगैरह है, आधार कार्ड वगैरह, तुम क्यों देखोगे? तुम्हारा काम है शांति व्यवस्था बनाए रखना। लेकिन वहाँ देखो मुसलमानों के जो मोहल्ले हैं या गांव हैं उनमें बैरिकेडिंग लगा रखी है, जैसे कि कोई हाईवे यहाँ से निकला है तो उनको घर में से निकलने नहीं दिया, और वो आ भी गए तो उनके सारे वो छीन लिए, सादा ड्रेस में पुलिस वाले लगा दिए और वो उनका पद आधार ले जा रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। तो ये चुनाव नहीं हुआ, ये सरेआम डकैती हुई है। तो हमारे जो नेता हैं, हमारे भाई चंद्रशेखर ने भी कहा है और पूरा मीडिया बोल रहा है, पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है, ये चुनाव नहीं है। अब ऐसे ही चुनाव होगा जैसे चाइना में होता है और उत्तर कोरिया में होता है और रसिया में होता है। ऐसे ही मोदी जी चुने जाएंगे और इनकी ऐसी सरकार बनेगी। कुछ नहीं होता। अगर इनको ईवीएम हटानी है या चुनाव कराना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो सामूहिक रूप से इन्हें इस्तीफा देने पड़ेंगे और चुनावों का बहिष्कार करना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं लालच में, तो फिर इन्हें सड़कों पर निकलना पड़ेगा। और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है चंद्रशेखर के अलावा या राहुल गांधी के अलावा, बाकी सब डरते हैं बहन जी तो हमारी सड़क पे आएंगी नहीं, और अखिलेश भी नहीं आएगा। अखिलेश आ भी जाएगा तो यादव थोड़े बहुत आ जाएंगे, बाकी सब जनरल के लोग हैं उनके साथ, वो सब भाग जाएंगे पीछे। तो अब स्थिति ये, इनको सांप को अपने पैर दिखाई देते हैं, किसी को दिखाई नहीं देते कि सांप के पैर होते हैं या नहीं होते। सर्प के पैर सर्प को ही मालूम है। तो सारे नेता जानते हैं कि हमारे पीछे है क्या। पब्लिक तो चाहती है, तो सड़क पर उतरना चाह रही है, बहुत तबाह है, परेशान है, लेकिन नेता कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिखा भैया गड्ढे उन्होंने गहरे खोदे, इसीलिए वो चुप्पी साधे बैठे हैं। और इन्हें ये आरएसएस के लोग हैं, पहले अंग्रेज़ों के जो जी हजूरी करते थे, उनकी गुलामी करते थे, देश के ख़िलाफ़ थे। ये देश के कभी वफादार न रहे हैं और न रहेंगे। इनका मेन मकसद है, इन्होंने 10 साल में हमें इतना पीछे छोड़ दिया शेड्यूल कास्ट के लोगों को कि वो उछल नहीं सकते। पढ़ाई लिखाई इनकी बंद हो गई, नौकरियां इनकी ख़त्म हो गई, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो गए। किसी आदमी को गुलाम बनाना है तो उसे 2 चीज़ों को ख़त्म कर दो, उनकी शिक्षा और उनकी जेब खाली करा दो, अपने आप सरेंडर हो जाएगा। जब आप पेट में आगे लगेगी, हाथ आगे बढ़ाएगा और भीख मांगेगा, और जो भी कहोगे क्या ठीक है हम तुझे खाना दे रहे हैं, इतना काम कर दे, काम करवा लेगा, उसके बाद आपको खाने को देगा। तो ये गुलामी की ओर देश बढ़ चुका है। लोकतंत्र बचाना बहुत मुश्किल काम है, या तो जनता निकले या फिर नेता कोई अपनी बलिदान दे। सर जिस प्रकार से जो संभल के अंदर जो जजमेंट हुआ है कोर्ट का, वो सर्वे करने के लिए, तो जैसे हिंदू पक्ष जब याचिका डालता है कि हमें
फलानी जगह जैसे मस्जिद में वो है धार्मिक स्थल हमारा हिंदुओं का, तो जिस प्रकार से कुछ बुद्धिस्ट कल्चर के लोग भी कह रहे हैं कि हमारे जो बुद्ध विहार हैं अन्य धार्मिक स्थलों पर हिंदू मंदिरों के नीचे या वहाँ का भी सर्वे होना चाहिए। तो इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? जो हिंदुओं की जो याचिका होती है उस पर तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है, जिस प्रकार से बुद्धिस्टों के जो याचिकाएं उन पर कार्रवाई नहीं होती है, उनका सर्वे नहीं किया जाता है, इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, न्यायपालिका में चंद्रचूड़ जो है गड्ढा खोद के चला गया है। सबसे गलत काम किया चंद्रचूड़ ने। अब देश की सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अब वो अपने घर जाता है, भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि अयोध्या का जजमेंट लिखना है, अब मुझे बताओ मैं उसमें क्या लिखूं। तो वो भगवान से पूछ के तो अयोध्या का जजमेंट लिख रहा है, वो क्या न्याय करेगा? ऐसे अंधभक्त लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, तो उनसे हम उम्मीद नहीं कर सकते। और सबसे ज़्यादा नुकसान इन्होंने किया है जुडिशियरी वालों ने। जब 19 तारीख को सर्वे हो गया तो फिर 24 को सर्वे की क्या ज़रूरत थी? 24 को जो सर्वे हो चुका है उसमें दोबारा सर्वे की क्या ज़रूरत थी? दोबारा सर्वे इसलिए हुआ है कि पहले दंगा नहीं हो पाया था, तो अब उन्होंने दंगा कर दिया। उन्हें महाराष्ट्र के चुनाव को दफनाना है, लोगों का दिमाग उससे हटाना है कि दंगा वो महाराष्ट्र में घपला हुआ है, चोरी हुई है, डकैती हुई है, वोटों की लोकतंत्र को नष्ट किया गया है। तो ये अब दिमाग लोगों का हट गया ना, वो संभल पे आ गए सब लोग, और संभल से काम नहीं चलेगा। तो अभी मथुरा है, काशी है, भी तो और है ना, इन्हें तो यही काम करना है। जब मोहन भागवत जी ने कहा है कि हर मंदिर के ऊपर मस्जिद मन ढूंढो, तो मोहन भागवत जी को मालूम है कि मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी है, लेकिन मंदिर बुद्ध विहार के नीचे बना है, ऊपर बना है। तो मंदिर को भी तोड़ोगे और देखोगे तो नीचे बुद्ध की मूर्ति निकलती हैं। पूरा अयोध्या पटा पड़ा है, अयोध्या में हजारों मूर्तियाँ बुद्ध की निकली हैं। तो राम अगर उसमें पैदा हुआ था तो फिर राम की एक मूर्ति क्यों नहीं निकली? तो मंदिर के नीचे बौद्ध विहार हैं, मठ हैं, उनके ऊपर मंदिर बनाए गए, और वो मुस्लिम शासक आए तो उन्होंने वो मस्जिद बना दी। जब समझौता हो चुका है 1991 में नरसिंह राव प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, और सर्वसम्मति से हुआ था कि 1947 में जैसे धार्मिक स्थल थे, जो भी पुरानी बिल्डिंगें थीं वो यथावत वैसे ही बनी रहेगी, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो अब क्यों कर रहे हैं? ये भी तो उसमें शामिल थे ना। ये अब इनने काम तो कुछ किया नहीं, इन्हें कुछ नहीं करना है। इन्हें अडानी को सारा देश देना है और लोगों को भिखारी बनाना है, यही मेरा कहना है। सर, जिस प्रकार से जो संभल की एक घटना हुई है, और आए दिन हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ना कोई घटनाएं घटित होती रहती हैं दंगे के रूप में, तो इस घटना को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद रेंजर टीवी इंडिया बोलने का मौका दिया। सबसे पहले ये होता है कि आज़ादी है, स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्र क्या है, क्या मतलब है? स्वतंत्रता का, आज़ादी का मतलब ये होता है कि अपना जीवन यापन समाज में रहते हुए नियमों का पालन करते हुए आचरण करना, अमल करना, तो आज़ादी नहीं है आज के समय। आज के समय में स्वच्छंदता है, और इस स्वच्छंदता किन की है? सरकार की, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। केवल उनका एक मकसद है, जो कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, उसके लिए उन्होंने वो नीति अपनाई है जो आज़ादी से पहले आए हुए डलहौजी ने अपनाई थी। डलहौजी ने अपनाई थी दमन नीति, जनता को आतंकित करना, परेशान करना और भयभीत करना, ताकि जनता कुछ बोल न सके और हम अपने मनमानी करते रहें। मुख्य उद्देश्य यह है, और यही संभल की घटना के पीछे
पूरा सार है। ये सब आम जनता तो जान रही है, और जिस तरह से घटनाक्रम हमारे प्रिय हितैषी जी ने बताया वो कट सत्य है। वो मेरा कहना यही है कि यदि सरकार ईमानदार हो जाए तो कोई दंगा नहीं होगा, कोई फिसाद नहीं होगा, लेकिन उनको अपनी मनमानी करनी है। इसलिए ये जो 85% जनता है उस पर अपना दबदबा बनाए रखना है, उनको आतंकित करते रहना है, भयभीत करें, जाके अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त न करें, अपना विचार कहीं बोल न सकें। मुख्य बात ये है, बस इतना ही बोलूँगा। धन्यवाद। और सर, एक जो उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? यही बात है, उसके पीछे भी यही है, सरकार की इच्छा साफ नहीं है। ईमानदारी से इलेक्शन हो ही नहीं, चुनाव ईमानदारी से होते तो निश्चय सरकार में जो इस समय भी सरकार बनी है उसमें भी बीजेपी सरकार में नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं होती, वो इंडिया सरकार में होती, इंडिया गठबंधन सरकार में होता। लेकिन इसके लिए हम क्या कहेंगे, क्योंकि चुनाव आयुक्त ही ऐसा है भैया, ज़्यादा बोल नहीं सकते, क्योंकि भाई हम भी बंधे हुए हैं, अपने विचारों को व्यक्त करेंगे तो सरकार का कहीं ना कहीं कार्रवाई हो सकती है। बस इतनी बात मैं अपनी रख, मतलब कम शब्दों में समझने वाली बात। सर, जो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जो आए दिन दंगे फसाद होते चले आ रहे हैं, मतलब एक महीना जब गुजरता है तो कहीं ना कहीं एक दंगे के रूप में एक घटना उपस्थित हो जाती है। उसको देखते हुए जो एक घटना घटित हुई है संभल के अंदर, क्या कहना चाहेंगे ऐसी घटनाओं को देखते हुए? सर, ऐसा है जैसे उत्तर प्रदेश में संभल की जो घटना हुई है वो बिल्कुल दर्दनाक है और उससे भयभीत है जनता। ज़्यादातर हमारे मोमडन समाज है वो ज़्यादा भयभीत है, और भयभीत करने के लिए दंगा कराया गया। और जब अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उस पर से वो एकदम चाल चलने लगी है। जहाँ जहाँ जो फेमस मैजिक हैं उनके नीचे वो बता रहे हैं कि हमारा राम मंदिर है, कृष्ण का मंदिर है, और जगह जगह झगड़ा कराने के लिए। और वहाँ पुलिस मूक दर्शन बनी रही, वहाँ के एसपी, एसएसपी और डीएम साहब तुरंत ही वहाँ जांच हो गई 2 दिन के और 1 दिन के अंदर। इसलिए जनता वहाँ भयभीत है। और मणिपुर की घटना, वहाँ बहुत सारे आदमी मारे गए, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुए, रेप हुआ, और वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। आज तक हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पहुँचे नहीं, और हमारे जो कांग्रेस के पार्टी हैं और भी अन्य पार्टी हैं वो बेचारे वहाँ दुख दर्द में शामिल हुए। और ये घटना ये तो जो एनडीए की सरकार है वो ये राजाशाही सरकार चल रही है, भयभीत जनता को भयभीत करने के लिए ये है। और आया इस पर उपचुनाव के लिए ऐसा है कि निर्वाचन आयोग है वो अपनी ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमारे कैंडिडेट हार जाते हैं और वो सही बात को बताते नहीं है, ना कोई प्रेशर करते हैं, और वो अपनी अपनी बात को चलाते हैं। इससे पहले इलेक्शन ऑफिसर TN सेशन आए थे, उसमें खूब बढ़िया ईमानदारी से उन्होंने काम किया, तो वहाँ 4 बार हमारे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी बहन जी, और राज्य बढ़िया उन्होंने इलेक्शन कराया और सबको लाइन में लगा दिया था। ऐसा इलेक्शन ऑफिसर आज तक नहीं आया है, इसलिए ये चुनाव गड़बड़ हो जाती है। सर, एक सवाल और है कि जो जिस प्रकार से संभल के अंदर जो सर्वे की जो आदेश दिए गए कोर्ट के द्वारा, उसी तरीके से जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो लोग भी अपनी याचिकाएं दायर करते हैं वहाँ पर कोर्ट के अंदर, और उनकी याचिकाएं खारिज कर दी जाती है। कि जब वो बुद्धिस्ट लोग भी कहते हैं कि जो मंदिरों के नीचे जो बुद्ध विहार दबे हुए हैं तो उनकी भी गहरी जाँच होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे कि उनको आदेश नहीं प्राप्त होते? वो संभल का कईयों जगह खुदाई हुई है, तो हमारे तथागत गौतम बुद्ध के अवशेष मिले हैं, उनको गवर्नमेंट दबा देती है, उसको सुनवाई नहीं करती है। कई जगह केस भी चल रहे हैं, जैसे शंकसा में है, वहाँ हमारा वो बुद्ध विहार का वो है बुद्ध विहार है, वहाँ पर वो देवी की वो मूर्ति बना रखी है,
जबरन करके केस चल रहा है। अब वो अपनी पूजा करते हैं, हमारे बौद्धिस्ट अपनी पूजा करते हैं। ये तो कई जगह है अवशेष मिले हैं, उसको उजागर नहीं करते हैं, गवर्नमेंट सुनती नहीं है। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।